देखिए, रोमन अम्पायर का नाम आप सब ने कहीं न कहीं से ज़रूर सुन रखा होगा। तो आज हम बात करेंगे रोमन अम्पायर की मुकम्मल तारीख के बारे में। रोमन अम्पायर को उर्दू में सल्तनत रोम भी कहा जाता है। इस सल्तनत की तारीख को 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे रोमन किंगडम की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे रोमन रिपब्लिक की और थर्ड पे बात आएगी रोमन अम्पायर की। और ओवरऑल जो ड्यूरेशन बनता है इस सल्तनत का, वो बनता है 753 बीसीई से 509 बीसीई तक का। और रोम एक जबरदस्त ताकत बन के लातीनी जमीन पर मौज वजूद में आई थी। रोमन तहजीब दुनिया में 8वें नंबर पर शुरू होने वाली तहजीब है और कदीम रोम की बुनियाद के पीछे कई अफसाने मशहूर हैं। ये जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत करने वाली तहजीब थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर के तमाम बहरा रोम के ममालिक कदीम रोम का हिस्सा थे। रोम में भी बाकी सल्तनतों की तरह बादशाहत थी, लेकिन सिर्फ 7 बादशाहों के गुजरने के बाद ही रोम के लोगों ने रोम पर कब्जा कर लिया था। इन बादशाहों में पहले नंबर पे रोमुलस, दूसरे नंबर पे न्यूमा पोम्पिलियस, तीसरे नंबर पे तुलुअस हॉस्टिलियस, चौथे नंबर पे एंक्वस मार्शियस, पांचवें नंबर पे तारक्यूनस, छठे नंबर पे सर्वियस और सातवें नंबर पे तारक्यूनियस सुपरबस शामिल हैं। रोम के आगाज के बारे में हमें हिस्टोरियन टाइटस लिवियस ने बताया, जिसे इन शॉर्ट लिवी भी कहा जाता है। टाइटस लिवियस ने रोम के लोगों से सुन सुनाकर रोम के आगाज के बारे में लिखा था। इसके मुताबिक जहाँ आज रोम शहर आबाद है, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। ये देवी विस्टा का मंदिर था। यहाँ कुंवारियाँ पूजा किया करती थीं और ये कुंवारियाँ कभी शादी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि इनकी जिंदगियाँ जो थी वो देवी विस्टा के लिए वक्फ थी। इन कुंवारियों में एक कुंवारी शहजादी प्रिंसेस रिया सिल्विया भी थी, जिसे महलाती साजिशों की वजह से पुजारन बनकर मंदिर में रहना पड़ रहा था। मगर रस्म रवाज और रवायात के बरअक्स रिया सिल्विया ने मार्स गॉड यानी मरीख देवता से मोहब्बत करके 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया, जिनको रीमस और रोमुलस के नाम दिए गए। कुंवारी रिया सिल्विया के हाथ 2 बच्चों का पैदा होना टेम्पल पर और शाही दरबार पर बिजली बनकर गिरा। बादशाह भी खौफजदा हुआ और मंदिर की तौकीर भी मट्टी में मिल गई। शाही दरबार से हुक्म जारी हुआ कि इन दोनों बच्चों को दरिया में बहा दिया जाए। ताहम इनको एक टोकरी में डालकर दरिया में बहा दिया गया, मगर दरिया के किनारे कुछ झाड़ियां थीं जहां पर ये टोकरी जाकर अटक गई थी। इसी दौरान एक मादा भेड़िया लूफा वहां से पानी पीने के लिए गुजरी, तो उसने इस टोकरी को देखा और उन दोनों को अपने साथ ले गई। उसी ने उन दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया था। ये दोनों भाई हंगामा खेज जिंदगी गुजारते हुए एक रोज जब दरियाए तराबलस के मशरकी किनारे तक पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने कुछ पहाड़ियां और कुछ बस्तियों को आबाद देखा। उस जगह पर खास आबादी नहीं थी, तो इन दोनों भाइयों ने टाइबर रिवर के ईस्टर्न यानी मशरकी किनारे पर एक छोटा सा कस्बा आबाद करने का फैसला किया। मगर इस कस्बे को किस जगह आबाद किया जाए, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और रोमुलस ने रेमस को कत्ल कर दिया था। फिर रोमुलस ने अपनी मर्जी की जगह पर अपने नाम से एक शहर आबाद किया था, जिसे रोम कहा जाता था। रोम जिस दिन मौज वजूद में आया, उस वक्त की तारीख थी 21 अप्रैल 753 बीसीई। वायलेंस फॉर द पर्पस, ये चीज़ रोमियो में आखिर तक रही और यही चीज़ इनके अरूज का बायस बनी और एंड में यही चीज़ इनको ले डूबी। रोमुलस ने अब इस कस्बे को फैलाना चाहा, तो उसके पास लोग ही नहीं थे। जाहिर है उस कस्बे को संवारने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी आबादी दरकार थी। तो यहाँ से रोम के एक और अहम फीचर का तारीखी तौर पर आगाज होता है और वो है इमिग्रेशन। रोम को तगड़ा शहर और बड़ी आबादी बनाने के लिए रोमुलस को दूसरे इलाकों से लोगों को लाकर यहाँ पर आबाद कराना पड़ा था। जहाँ तक कि इसने हर तरह के लोग जैसे कि भगोड़े, फौजी और जुराइम पेशा लोगों तक को रोम में आने से ना रोका। ये इमिग्रेशन ना सिर्फ स्लो थी, बल्कि इसमें एक मसला ये था कि ज्यादातर मर्द हजरात ही इमिग्रेट होकर रोम में आ रहे थे, तो इससे आबादी में एक इम्बैलेंस आ गया था। जहां रोमुलस ने एक चाल चली, इसने वहीं बुनियादी स्ट्रेटेजी वायलेंस फॉर द पर्पस को यूज किया और करीब के इलाकों से द सेबियंस और द लैटिन के मर्द हजरात को एक जश्न पर बुलवाया। ये लोग औरतों को घरों में छोड़ के जश्न में आते रहे और रात भर जश्न होता रहा। इस दौरान कबीले के लोगों को ये तक नहीं पता था कि इनके साथ हाथ हो चुका है। जब मेहमान कबीले के लोग रोमियो के साथ नाच गा रहे थे, तो वहीं पर दूसरी जानिब रोमी जंगजू वहां की औरतों को अगवा करके रोम में लेकर आ गए थे। रोमुलस की प्लानिंग ये थी कि दूसरे कबीलों की सेहतमंद औरतों को अपने रोमी नौजवानों से शादी करवाकर मजबूत आबादी बनाई जाए। और जब मेहमान कबीले के लोग वापस अपने घरों को गए, तो पीछे मातम बपा था। उनकी औरतें उठा ली गई थी। मर्दों ने रोम में वापस आकर दुहाई दी, लेकिन उनकी किसने सुनना थी। तो देहात वालों ने मिलकर
बदले की प्लानिंग की। देहात वालों को कई माह तैयारी में लग गए और जब तक ये जंग करने आए थे तब तक 9 से 10 माह का वक्त गुजर चुका था। उनमें से कई औरतें माएँ बन चुकी थीं और कई माँ बनने वाली थीं। चुनांचे जब दोनों ताकतें आमने सामने आई तो रोमियो ने यहाँ पर एक चाल चली। उन्होंने उन्हीं की औरतों को ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया। इन औरतों में किसी ने खौफजदा होकर और किसी ने अपने बच्चों की खातिर वहाँ के मर्दों को जंग न लड़ने का मशवरा दिया, बल्कि उनको एक ऑफर भी पेश की कि वो भी रोम में आकर रहें उनके साथ। ऐसे उनकी औरतें भी उनसे दूर नहीं होंगी और जंग से भी बच जाएंगे। इस ऑफर से हमला आवरों के लश्कर में फूट पड़ गई। बिला आखिर सब ने एक बात पे रजामंदी शो की कि वो सब भी रोम में आकर बसेंगे। इसी तरह रोम मुख्तलिफ आबादियों और कस्बों पर हमला आवर होता रहा। रोम की आबादी भी बढ़ती रही और उसमें मुख्तलिफ कल्चर भी आकर शामिल होने लगे। जब रोम की आबादी 2 से 5,000 के दरमियान थी तो रोमुलस ने हर कबीले में से एक फर्द को सरकारी तौर पर सरदार बना दिया था। ऐसा इसने इसीलिए किया था ताकि दूसरे कबीले भी मुतासिर होकर खुद ब खुद रोम में शामिल हो जाएं। रोमुलस ने इन तमाम सरदारों को अपना नायब बनाकर मशवरे के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था जिसे सेनेट का नाम दिया गया था। इस इदारे के अराकीन को सेनेटर्स कहा जाने लगा और इन सेनेटर्स की सिलेक्शन के लिए कुछ अर्सा बाद इलेक्शन भी होने लगे। यहाँ से रोमन डेमोक्रेसी का हल्का फुल्का आगाज हुआ। रोमन्स ने पहली बार साल को 12 महीनों में तकसीम किया और इन महीनों के नाम अपने अंदर मौजूद फेस्टिवल्स और देवी देवताओं के नाम के मुताबिक रखा। पहले इन्होंने 10 माह का कैलेंडर बनाया था। मार्टियस, जो कि रोमन गॉड ऑफ वार है, इसके नाम पर एक महीना बना जिसे मार्च कहा जाता है। और इसी तरह अक्टूबर फ्रॉम ऑक्टो, जिसका मतलब लैटिन जबान में है 8। इसी तरह जनवरी और फरवरी जो है ये बाद में शामिल हुए तो कुल महीने 12 बन गए थे। जनवरी जेनस गॉड के नाम पर रखा गया था और फरवरी एक त्यौहार था फेबोरा, उसके नाम पर रखा गया था। ये सब 4 सदी BCE तक हो चुका था। 12 माह का ये स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। रोम इसी तरह कस्बे से शहर, शहर से अमीर शहर और अमीर शहर से किंगडम बनता चला गया। इस किंगडम का हुक्मरान बादशाह हुआ करता था। अब सब ये बात जानते हैं कि जब किसी गिरोह की सरिश्त में तशद्दुद यानी वायलेंस शामिल हो जाए तो अपने भी उससे महफूज नहीं रहते। तो इसी तरह छठे रोमी बादशाह सर्वियस के खिलाफ उसकी बेटी और उसका दामाद तार्क्यूनियस सुपरबस ने एक साजिश तैयार की। इन दोनों ने सेनेट में लॉबिंग के जरिए अपने बाप से तख्त लेने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी थी। तार्क्यूनस ने अपने ससुर बादशाह को सेनेट की सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। बादशाह पलटियां खाता हुआ नीचे सड़क पर जा गिरा। सड़क पर उसकी बेटी के वफादार पहरेदार पहले ही से मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर रोमन किंग सर्वियस को खूब पीटा। हिस्टोरियन लिवी के मुताबिक बादशाह की बेटी चैरियट यानी बग्गी पर आई और अपने बाप के ऊपर से गुजारते हुए आगे निकल गई। तो इस तरह बुरे बादशाह को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया। जिस सड़क पे बादशाह को बेरहमी से मारा गया था, रोमन्स आज भी उस सड़क को मनहूस सड़क समझते हैं और उसे द विक्ट स्ट्रीट कहा जाता है, यानी कि शाहराहे गुनाह। तार्क्यूनस ने सेनेट में अपने हामियों और जंगजुओं की मदद से मेजॉरिटी मेंबर्स को मजबूर कर दिया कि वो सर्वियस की जगह उसकी बादशाहत पर मोहर लगाएं। चनाचे ऐसा ही हुआ और सेनेटर्स ने तार्क्यूनस को सर्वियस की जगह अप्रूव कर दिया था। तार्क्यूनस खुद भी एक इंजीनियर था। इसने पूरे शहर के लिए तामीराती प्रोजेक्ट्स बनाए और इसने पूरे शहर के लिए द ग्रैंड डिज़ाइन बनाया और उस डिज़ाइन में सबसे अहम जो चीज़ थी वो थी जुपिटर गॉड का मंदिर। इसे द टेम्पल ऑफ जुपिटर भी कहा जाता था। इस मंदिर को बनाकर वो ये जाहिर करना चाहता था कि वो जुपिटर गॉड का खासो खास नुमाइंदा है। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए अवाम पर भारी टैक्स भी लगाए गए थे और दूर दराज से पत्थर लेकर के आने की भारी मजदूरी भी अवाम से मुफ्त में कराई गई थी। तार्क्यूनस ने रोम में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम भी बनाया था और क्लोएका मैक्सिमा, जो कि ग्रैंड प्रोजेक्ट था अंडरग्राउंड सीवरेज का, वो भी उसी दौर का बनाया हुआ था। अगर आप आज भी रोम में जाएं तो इस सीवरेज सिस्टम का कुछ हिस्सा बतौर टूरिस्ट देख सकते हैं। इन मुश्किल तरीन मंसूबों को ख़त्म करने के लिए तार्क्यूनस आम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और उस दौर में कोई खास हिफाजती सामान ना होने की वजह से अक्सर लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ती थी। मसलन ज़ेरे ज़मीन ऑक्सीजन के बगैर कई किलोमीटर तक की टनल खुदवाना सीधा मौत को दावत देने वाली बात थी। इसीलिए तारीख तार्क्यूनस को तार्क्यूनस द एरोगेंट के नाम से जानती है। तार्क्यूनस ने रोम पर 25 साल हुकूमत की और इसके जालिमाना मंसूबों की वजह से लोग इससे इतना तंग आ गए कि वो बादशाह के नाम तक से नफरत करने लग गए और पूरे बादशाह के निज़ाम के खिलाफ हो गए। पुरानी लैटिन में बादशाह के लिए रेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और बाद में फिर ये लोग रेक्स को हेट्रेड यानी नफरत के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे।
और ये वो वक्त था जब लोग तारक्यूनस से हर हाल में जान छुड़ाना चाहते थे, मगर तारक्यूनस के सपोर्टर्स से खौफजदा थे। मगर आप सब ये बात जानते हैं कि जब कोई बाहर से नहीं टूट सकता तो उसे अंदर से तोड़ना आसान होता है। तो ऐसा ही कुछ तारक्यूनस के साथ हुआ। उसके बेटे का एक जुर्म उसे और उसके पूरे बादशाह के निजाम को खत्म कर बैठा। तारक्यूनस के बेटे का नाम था सेक्टस। सेक्टस ने रोम की एक नोबल वुमेन लुक्रेशिया को जबरदस्ती जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। बाद में लुक्रेशिया ने इस इंसिडेंट के बारे में 3 लोगों को बताया था। पहला था उसका बाप, दूसरा था उसका शौहर और तीसरा था ब्रूटस, जो कि आगे की कहानी का मरकजी किरदार ठहरेगा। ब्रूटस बादशाह तारक्यूनस का भतीजा था। रोम की पावर गेम में ब्रूटस के बड़े भाई को बादशाह तारक्यूनस ने कत्ल करवा दिया था। इसीलिए बाद में एलीट फैमिली का मेंबर होने के बावजूद भी ब्रूटस बड़ी लो प्रोफाइल जिंदगी बसर करता था। ब्रूटस खुद को नाअहल और निकम्मा जाहिर करता था ताकि कोई इसे बादशाहत का ख्वाहिशमंद या पावर प्लेयर समझकर कत्ल ना कर दे। और इसका नाम ब्रूटस पड़ा ही इसीलिए था क्योंकि लैटिन में ब्रूटस का मतलब होता है नाअहल या निकम्मा। ब्रूटस को लुक्रेशिया के खानदान से बड़ी अकीदत थी। लुक्रेशिया ने जब ये दर्दनाक कहानी ब्रूटस को सुनाई तो उसका खून खौल उठा था। कहानी के एंड पर लुक्रेशिया ने चादर से खंजर निकाल के अपने दिल पे रख के जोर से दबा दिया था। ब्रूटस ने खंजर खींचने की नाकाम कोशिश की भी थी, मगर तब तक खंजर दिल का काम कर चुका था। मेहरबान खातून की हालत देखकर ब्रूटस ने कसम खा ली थी कि वो बादशाह तारक्यूनस से अपने भाई और मेहरबान खातून लुक्रेशिया का बदला लेकर रहेगा। सो रोम में ब्रूटस ने बगावत को लीड करना शुरू कर दिया। ये सब 509 बीसीई तक की बात है, जहाँ से रोमन किंगडम का इख्तिताम होता है। अब तक रोम की आबादी 20 से 30 हजार के दरमियान तक फैल चुकी थी और रोम एक बड़े शहर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लोग अमूमी तौर पर ब्रूटस के ख्यालात के हामी हो चुके थे और ब्रूटस को एलीट क्लास के सेनेटर्स तक की हमायत मिल चुकी थी। अब तारक्यूनस एक मिलिट्री कैंपेन पर शहर से बाहर था, तो ब्रूटस ने इसी दौरान अपने हमायतियों के साथ मिलकर रोम शहर के तमाम दरवाजों का कंट्रोल संभाल लिया था। जब तारक्यूनस वापस आया तो उसे रोम शहर के अंदर तक दाखिल ना होने दिया गया। तारक्यूनस ने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर कई दफा रोम को शिकस्त देने की कोशिश की थी, मगर हर बार नाकाम रहा था। तारक्यूनस ने ब्रूटस के भाई को पावर गेम के लिए कत्ल कर दिया था और ब्रूटस को छोड़ दिया था नीम पागल समझ के। बाद में इसी ही नीम पागल ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बादशाह को गेम से बाहर कर दिया था बगैर कत्ल किए। कई बरस की नाकाम कोशिश के बाद तारक्यूनस यूनान चला गया और वहीं किसी शहर में गुमनाम बूढ़े की मौत पड़ा। ब्रूटस की क़यादत में रोम को किंगडम से रिपब्लिक करार दिया गया। बादशाहत 244 साल यानी 244 ईयर्स तक रहने के बाद खत्म हो गई। यहाँ तक आते आते रोम के लोगों के 2 मिजाज पुख्ता हो चुके थे। एक तो ये कि वो खुद को आज़ाद शहरी समझते थे और दूसरा खुद पर किसी एक शख्स की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे। अब नए सिस्टम में सेनेटर्स को तमाम आज़ाद रोमन मर्द सेलेक्ट करते थे और ये सेनेट अपने में से 2 लोगों को 1 साल के लिए शहर का हुक्मरान बना देती थी और इन 2 लोगों की टीम को कौंसल कहा जाता था। इन दोनों हुक्मरानों की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला मंजूर नहीं होता था और पहली कौंसल के जो 2 मेंबर थे, एक था ब्रूटस और दूसरा था ओलेटिमस, जो कि लुक्रेशिया का शौहर था। औरतों और गुलामों को वोट करने का हक हासिल नहीं था और इस सिस्टम की एक बात ये थी कि इसकी किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए एक टेस्ट होता था जिसमें इकोनॉमी में महारत चाहिए होती थी और जाहिर है ये टेस्ट अमीरों ने ही पास करना था क्योंकि अमीरों को बड़ी दौलत संभालने का तजर्बा था। इससे हुआ क्या, जो पैट्रिशियन थे यानी एलीट क्लास थी और जो प्लेबियंस थे यानी गरीब थे, उनके दरमियान का जो फर्क था वो जूं का तूं रहा। उस दौर में गरीब लोग एक छोटे से घर में 6 या 10 की तादाद में रहते थे और वहीं पर जो एलीट क्लास थी वो एक ही घर में 3 या 4 और 100 साथ में उनके नौकर भी रहते थे। गरीबों को अमीरों से शादी करने की भी इजाजत नहीं थी। गरीबों के पास सिर्फ एक ही हक था और वो था अपनी मर्जी के बाशिंदे को वोट देना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मौजूदा दौर में एलीट क्लास की लड़ाइयों में गरीब लोग अपनी मर्जी का हीरो चुन लेते हैं और समझते हैं वो एलीट क्लास का बंदा उनकी लड़ाई लड़ रहा है, हालांकि ये पावर गेम के लिए उनकी आपस की लड़ाई होती है। तो ये था रोमन किंगडम से रोमन रिपब्लिक तक का सफर। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। शुक्रिया।